मुंबई में हैं, महाराष्ट्र की धरती पर, और मेरे साथ मराठी भाषी हिंदी साहित्यकार डॉक्टर रामकृष्ण सहस्त्रबुद्धे जी हैं, जिन्हें महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी का 2024-25 का पुरस्कार मिला है। सहस्त्रबुद्धे जी नमस्कार, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 50 से ज़्यादा पुरस्कार और सम्मान मिले हैं और इस समय आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के पुरस्कार सम्मान में हैं। तो सर, ये अगला पुरस्कार और अगली कड़ी, कैसा अनुभव? देखिए, पुरस्कारों से एक पहचान बनती है, लेकिन साथ ही साथ मेरा ऐसा मानना है कि पुरस्कार या सम्मान आपके लिए नई चुनौती भी देती है और प्रेरणा भी देती है। क्योंकि जब तक आपको चुनौतियां नहीं मिलती, जब तक आपको प्रेरणा नहीं मिलती, तब तक आपके सृजन में ताकत नहीं आती, और ये अभ्यास से होता है। सम्मान और ये तो एक सीढ़ियां हैं आपको आगे बढ़ने के क्रम में, आपको प्रोत्साहन के रूप में, और मैं उसी रूप में उसको देखने का प्रयास भी करता हूँ। क्योंकि सम्मान या पुरस्कार मेरे लिए, कम से कम मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए लक्ष्य नहीं है, एक पड़ाव है, और उसके साथ हम नया कुछ सीखने का, नया समझने का, नए दृष्टिकोण के साथ अपनी बात रखने का हम प्रयास करना चाहते हैं। और उसी दृष्टि से मैं इस सम्मान को भी देखता हूँ जिसे महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी ने मेरा चयन किया है अखिल भारतीय जीवन गौरव पुरस्कार के लिए। तो प्रसन्नता तो होती है, लेकिन इस प्रसन्नता के साथ उन चुनौतियों को भी मैं देखने का प्रयास करता हूँ जो आने वाले कल के लिए मेरे सामने खड़ी हो रही है। तो सर, मराठी भाषी और हिंदी लेखन, तो कहाँ से यात्रा शुरू हुई और अभी कहाँ पहुँचे हैं? वस्तुस्थिति ये है कि मेरा जन्म तो गोंदिया में, विदर्भ में हुआ। उस समय विदर्भ अलग नहीं था, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की भूमि का एकत्रीकरण नागपुर में राजधानी होती थी। लेकिन ये तो पता है ना कि जब विदर्भ की लड़की शादी होकर के बनारस में गई, मेरी माता जी के बारे में बोल रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों की शिक्षा, पढ़ाई, सारी चीज़ें, रहन सहन वहाँ हुआ। लेकिन घर में मराठी, संस्कृत और हिंदी तीनों भाषाओं में हम लोगों का संवाद होता था। बाबा हमारे संस्कृत के प्राध्यापक रह चुके हैं और घर में मानस वगैरह का पाठ होता था, तो एक घर का माहौल उस तरह का था। और पढ़ाई चूँकि हिंदी माध्यम से हुई, तो एक स्वाभाविक रूप से हिंदी के साथ हमारा एक लगाव, एक जुड़ाव था। लेकिन अपनी मातृभाषा को हमने अपने घर में व्यवहृत होने दिया, और यही कारण है कि मराठी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों में हम बराबरी से तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने साथ संवाद की स्थितियां बनती रही हैं। और शायद यही कारण है कि चूँकि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र में था, मानस वगैरह के घर में पाठ होते थे, तो उन सारे संस्कारों का असर कभी कभी ऐसा दबे छुपे रूप में रहा होगा, जिसने हमें कुछ नया लिखने की, पढ़ते पढ़ते कुछ बात कहने की, और वाद विवाद प्रतियोगिताओं, निबंध प्रतियोगिताओं से ही मेरा मतलब ये सफ़र शुरू हुआ, अगर ऐसा कहें तो शायद मैं गलत नहीं हूँ। और वही क्रम आगे चल करके मुझे कागज़ पर अपने शब्दों को उतारने की ताकत देता रहा। तो पहली किताब शुरुआत कहाँ से? कुछ बाल गीत लिखे थे, तो मैंने बड़े संकोच के साथ संकल्प के रूप में उसको निकाला था। बहुत छोटी पुस्तिका थी, वो संग्रह के रूप में नहीं था, लेकिन हाँ, कविताओं का संग्रह जो लगभग 74-75 से 80 के लगभग रचनाएं आई थी, वो पहली बार हमारा अनुभव संग्रह, अनुभव कोरा नहीं होता, ये काव्य संग्रह था। और उस समय मेरे पिताजी ने संग्रह निकलने के साथ जब मैंने पहली प्रति उनको दी, तो गर्व का अनुभव भी होता है, खुशी भी होती है। उन्होंने मुझे 500 रुपये का एक टोकन प्राइज दिया था। ये बात मैं बता रहा हूँ 2011 की, 2010 में किताब आई थी, 2011 में, और संयोग से पुरस्कार देने के कुछ महीनों के बाद ही पिताजी चल बसे। लेकिन उनका आशीर्वाद भी था
कि मुझे भारतीय रेल से, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग से, उसी पुस्तक पर मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मिला। वो मेरा पहला पुरस्कार था। और जैसे मैंने पहले भी कहा, पुरस्कार और सम्मान मेरे लिए सीढ़ियाँ हैं। मैंने उसको उसी रूप में एक्सेप्ट किया और अपनी यात्रा को आगे ले जाने का प्रयास करता रहा। और उसके बाद तो लगातार बीच बीच में संग्रह निकलते रहे, मंचों पर भी और गोष्ठियों के माध्यम से भी रचनाएं पाठकों तक और अपने मित्रों तक पहुंचती रहीं। और यात्रा जो चलनी शुरू हुई आज तक चल रही है, और मैं सोच रहा हूँ कि आगे ये लंबी चले। तो पहली किताब की कुछ पंक्तियाँ जो कि पहला प्यार, पहली किताब, हर पहली चीज़ दिल के निश्चित रूप करीब होती है। से मैं केवल एक कविता की कुछ पंक्तियाँ, क्योंकि कविता तो पूरी है, बिना पूरी कविता के वो भाव शायद मैं संप्रेषित न कर पाऊँ। बाकी कविताएं तो याद रखना भी मुश्किल होती है, और ख़ास तौर से अतुकांत कविताएं। मैंने बच्चे के जन्मदिन पर और भ्रष्टाचार पर, कुछ यहीं से शुरुआत मेरी कविताओं की हुई थी। तो बच्चे के जन्म परिवार में तो होते रहते हैं, अपने घरों में कहीं न कहीं किसी के यहाँ। तो मैंने कल्पना करके वस्तु स्थिति से जोड़ते हुए मैंने बात करने के प्रयास किया कि मुझे एक भाई और हुआ था, अब हम 2 से 3 हो गए थे। पिताजी खुश थे, माँ बेखबर। माँ ने करवट बदली, बगल में पाया सोया हुआ नवजात शिशु। उसने पाल लिए मधुर सपने, मेरा बेटा लाज रखेगा मेरे दूध की प्यार की। वह चाहती थी बेटा इंजीनियर बने, पिताजी चाहते थे वो डॉक्टर बने, और मैं सिर्फ इतना ही चाहता था कि वो कुछ भी न बने, एक अदद आदमी ज़रूर बने। और शायद ये मेरे मन की बात नहीं थी, ये एक सामान्य जन की बात थी, एक आदमी बनने की जो प्रक्रिया है। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है ना कि अगर आपको चरित्र निर्माण की बात करें या तमाम और बातों का, तो मैं कोटेशन उसी रूप में नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो छोटी फसलें लगाइए जो पीरियडिकल होती हैं। कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप पेड़ लगाइए जो 10-5 साल के बाद फल दे। लेकिन अगर पीढ़ियाँ बदलनी है, सोच बदलनी है, मानवता की रक्षा करनी है, तो आपको चरित्र निर्माण के साथ एक मनुष्य निर्माण करना होगा। और इस बातों से जो हमने बचपन से पढ़ी सुनी, वो आप मेरी रचनाओं में भी देख सकती हैं। तो जो आपने कहा कि नई पीढ़ी, और तो साहित्य की नई पीढ़ी अगर हम बात करें, कहाँ जा रही है और हम उन्हें क्या दिशा दे रहे हैं या किस दिशा पर होना चाहिए? बहुत कठिन सवाल है, लेकिन केवल साहित्यकार को ही नहीं, समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को इसका जवाब ढूंढने की आवश्यकता है, चाहे वो पत्रकारिता में हो, राजनीति में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो। क्योंकि हम व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया भूल रहे हैं, संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। और मैं संस्कारों को या भूलने भुलाने वाली बातों को केवल ये नहीं कहता कि अतीत की सारी चीज़ों को हम यथावत स्वीकार करें, लेकिन जो हमारे बेसिक तत्व हैं, जीवन मूल्य हैं, जीवन आदर्श हैं, परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं, अगर हम उनसे विरत हो गए तो ये एक मानना है, भारत का अर्थ ही है भारत जो प्रकाश में रत हो। तो ऐसी स्थिति में अगर हम भूल गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें भी माफ़ नहीं करेंगी, और निर्माण की प्रक्रिया जो विश्व की है वो हम उसका मार्गदर्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो ये मैं मानता हूँ कि घर से संस्कार प्रारंभ होने चाहिए, और संस्कारों के लिए जहाँ माँ उत्तरदायी होती है, उसी के साथ साथ मेरा अपना मानना है कि हमारी शिक्षा पद्धति के दोष को भी कम किया जाना चाहिए। कम समाप्त तो नहीं होते, कोई भी दोष समाप्त नहीं होते, हमारी आदतें समाप्त नहीं होती, लेकिन हम कुछ सुधार तो कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ तमाम चीज़ें हैं अगर सच पूछा जाए तो, लेकिन हर व्यक्ति अगर अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी सीमाओं में रह करके राष्ट्र निर्माण की उस प्रक्रिया का अंग बने, जिससे हम आने वाले कल को एक दिशा दे सकें। और साहित्यकार की कलम या रचनाकार के साथ, मैंने रचनाकार या सृजनकार में सारी विधाओं के लिए बोल रहा हूँ, कला का कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ पर आप अभिनय से,
या अन्य विधाओं से जोड़ करके काम नहीं करते। लेखनी ही केवल नहीं होती, लेकिन लेखनी में वो ताकत होती है कि चार शब्द अगर आपके मन में उतर गए तो आपको भाव विभोर भी करती है, आह्लादित भी करती है और साथ ही साथ उकसाती भी है। मैं बहुत नपे तुले शब्दों में बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको उकसाया नहीं जाएगा, बरगलाने का भी काम होता है, लेकिन उकसाने की प्रक्रिया जब तेज होती है तो वही आपके लिए प्रेरक तत्व बनते हैं और आपकी रचनाएं दिनकर से आगे निकलती हैं, दुष्यंत से आगे निकलती हैं, महादेवी से आगे निकलती हैं। और आज के संदर्भ में जो आपने बोला, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा इसमें जोड़ते हुए कि दिनकर पंत, निराला, रामचंद्र शुक्ल से लेकर के और हरिवंश राय बच्चन तक की मैं महादेवी की बात कर लूँ, हम उस पीढ़ी को विस्मृत तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे आगे हम क्या करेंगे, कहाँ जाना चाहते हैं, हमें इस दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा। रिपीटेशन न हो, दोहराव न हो, हम नए प्रकटीकरण के साथ अपने शब्दों को सामने रखें, समाज को अगर हम दिशा देना चाहते हैं। और साथ ही साथ समसामयिक रचनाकारों का मूल्यांकन भी उस समय भी लोग करते थे, ऐसा नहीं हम कुछ नया नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उस समय की पीढ़ी में अगर आबादी कम थी तो आबादी के हिसाब से उनकी रचनाकारों की संख्या भी कम थी। आज 140 करोड़ से ऊपर 150 करोड़ के आसपास हम पहुंच रहे हैं। हमारे पास 150 रचनाकार हमें कहाँ मिल रहे हैं? अगर हम उतने आबादी में से एक रचनाकार नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो मील का पत्थर बने, तो इसका मतलब है कि रचनाओं के स्तर में उस संवेदना की दृष्टि से, प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से, पहुंच की दृष्टि से काफ़ी कुछ अभी गैप है। और उस गैप को कम करने के लिए दोनों हाथ से ताली बजती है। समाज को दर्पण, साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं, लेकिन समाज में जो परिवर्तन हो रहा है साहित्य के माध्यम से, उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। और साथ ही साथ जहाँ त्रुटियाँ हैं, जहाँ कमियाँ हैं, दोष हैं, मिलजुल करके प्रयास करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हमारे पास अब गिने चुने लेखक है, आबादी ज़्यादा है। हमारी दिक्कत यहाँ पर यह है कि नई पीढ़ी पढ़ नहीं रही है, सुन रही है, देख रही है। तो हम उस गैप को कैसे, उस जगह को कैसे भरें? आपको क्या लगता है? आजकल सब कुछ पैसे पर हो गया है और ये कटु सत्य है, पैसा अच्छाइयों के साथ बुराइयां ज़्यादा लाता है। मंचों की स्थितियाँ आप सर्वव्यापी सत्य है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मेरे कई मित्र हैं जिन्होंने मंच छोड़े हैं, इसलिए नहीं कि उनका पेट भर रहा है, अच्छी जगह पर पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इसलिए छोड़ा कि वहाँ की राजनीति और पैसे से चलने वाली दुकानें उनकी क्षुधा पूर्ति और विशेष रूप से साहित्य की दृष्टि से उनको संतुष्ट नहीं कर पाई। तो ये एक परिस्थिति है, उसका एक तोड़ है। आज 4 कविताएं लिख करके महाकवि बनने की जो हमारी सोच है, हमें वो बदलनी पड़ेगी। और ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, इसको हमने काफ़ी लंबे समय से बोए हैं। तो बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ तक खाए। तो इन स्थितियों को बदलने के लिए वो उर्वरा शक्ति, वो बीज, वो खाद हम जब साहित्य में नहीं डाल रहे हैं तो आज की पीढ़ी इसीलिए गुमराह तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस राह पर नहीं है जिस राह पर उसे बढ़ने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। और ये स्थितियाँ, इसके लिए कई फैक्टर दोषी हैं। मैंने शिक्षा पद्धति की भी बात कही, उसका भी है, क्योंकि उसने हमें सिखाया है पैसे से जोड़ करके। तो जब पैसा हावी हो जाता है तो चरित्र निर्माण की प्रक्रिया पीछे छूट जाती है। तो शब्दों के साथ हम अपने को जोड़ें, पढ़ें, पढ़ करके उसको समझें, कम से कम अपनी पीढ़ी के लोगों को पढ़ें। मैं बहुत पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। और ऐसी कई संस्थाएं हैं, कई मंच हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित भी करते हैं। मैं उनकी सराहना करना चाहूँगा। ये सही है कि ऐसे भी उसमें मंच हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से साहित्य सेवा में लगे हैं
और एकेडमी के माध्यम से, विभिन्न प्रांतों की संस्थाओं के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से ऐसे लोगों को जब प्रोत्साहन के रूप में अनुदान मिलते हों किताबों के लिए, सम्मानित किया जाता हो, तो ऐसे लेखकों की जिम्मेदारी पहले से कई गुना बढ़ जाती है कि वो आने वाले समय में अपने समकालीन लेखकों को पढ़ें भी, उनका मार्गदर्शन भी करें और उनकी लेखनी का परिमार्जन भी करें। कई हस्ताक्षर हैं मेरे परिचित में जिन्होंने अभी कलम पकड़ी है, कई ऐसे भी हैं जो मुझसे लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। मैं दोनों के बीच सेतु बनने का प्रयास करता हूँ अपनी संस्थाओं के माध्यम से, क्योंकि 5-6 संस्थाओं से मैं भी जुड़ा हूँ, लेकिन मैं किसी का नाम लेकर के छोटा बड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि जब हमारी बात पाठकों तक पहुँचेगी, श्रोताओं तक पहुँचेगी, तो किसी प्रकार की टिप्पणी, विवादास्पद बातें न हो। लेकिन उनकी जिम्मेदारी है, एकेडमी की भी जिम्मेदारियां हैं, संस्थाओं की भी जिम्मेदारियां हैं। आपस में विचार गोष्ठियों के माध्यम से सेमिनार होते रहते हैं और ये परिणामकारी हैं, क्योंकि वैचारिक परिवर्तन यहीं से होते हैं। सृजन को आप पहले ही दिन से सोचोगे कि वो बच्चन जैसा लिख लें, दिनकर जैसा ओज लिख लें, तो संभव नहीं होता। कालजयी रचनाएं सैकड़ों सालों में आती हैं, तो मैं किसी रचना को कालजयी मैं क्यों बनाने की कोशिश करूं या कहने की करूं। हाँ, समय उसको तय निर्धारित करेगा, समय तय करेगा कि हम कितनी दूर के सफ़र में कितना तय कर पाए हैं और हमारी कौन सी रचना 25-50 साल बाद भी पढ़ी जाएगी। तो इंजीनियरिंग और साहित्य साथ साथ कैसे चल रहा था? सच पूछे तो इंजीनियरिंग मुझ पर ला दी गई। तो वो कविता आपकी अपने लिए थी? न, कविता भी मेरी नहीं थी, लेकिन ये था कि मैंने जैसे कहा मानस के संस्कार थे, घर में संस्कृत और हिंदी के मतलब ऐसी साहित्य का वाचन होता था। सत्संग में कभी कभी बाबा के साथ जाने का मौका मिला, तो बुनियाद तो वही थी। प्राथमिक कक्षाओं की माध्यमिक तक आते आते और बाद में वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिताओं के कारण वो प्रतिभा मेरी शायद सामने आई, या मुझ में एक जागरूकता पैदा हुई कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तत्कांत कविताओं का मैं दौर से नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया था, जो मुझे छंदों में संभव नहीं लग रहा था, क्योंकि छंदों का ज्ञान भी नहीं था और विज्ञान का विद्यार्थी था, मेरे सपने नहीं थे सच पूछे तो। लेकिन मेरी नानी थी, उनका सपना था और उस सपने को पुशअप किया मेरी माताजी ने। मैंने बीए में एडमिशन होने के बाद भी उन्होंने मुझसे डिप्लोमा करवाया और ये शायद मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट भी था। लेकिन लेखनी और बोलना मंचों पर, क्योंकि हाथ पैर तो आज भी कांपते अगर सच पूछे तो, लेकिन हाथरस में एक इंटर पॉलिटेक्निक डिबेट में मुझे 3रे नंबर पर मैं वक्ता के रूप में गया था, पार्टिसिपेंट के रूप में, और शील्ड भी मुझे मिली, अपने पॉलिटेक्निक के लिए फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। तो वहाँ से जो एक नया चैप्टर कह सकती हैं आप मेरे जीवन का शुरू हुआ, तो उसने मुझे पीछे देखने की तो समझ पैदा की, लेकिन लौटने की नहीं कहा। और वो सफ़र जो मतलब ये बात मैं 78 की बात कर रहा हूँ, 75 में मैंने लिखना शुरू किया था और 83 तक आते आते संग्रह निकलने की स्थिति बनी। लेकिन पहला संग्रह जैसे मैंने आपसे कहा कि 2010 में निकला, जो 75 और 83 के बीच की रचनाएं थी। उसके बाद की रचनाएं अलग अलग नाम से अलग अलग खंडों में आती रहीं और बाद में गीतों पर भी थोड़ा बहुत किया काम, गज़लों पर भी किया, दोहों का भी एक किताब निकली। और उस दोहे पर मुझे जब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सौहार्द सम्मान मिला, उसकी कहानी भी लगभग वही है, क्योंकि वहाँ भी रिकमेंडेशन होता है, किसी की संस्तुति आवश्यक होती है। आपको समाज में लोग जानना शुरू किए हैं, ये इस बात का प्रमाण है
कि आप अब उस स्तर पर आने की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये उसको पहली मंजिल भी नहीं मानता अगर सच पूछा जाए तो, क्योंकि कितनी सीढ़ियां हैं आपको नहीं पता होता। तो मैं अभी भी मानता हूं कि मैं पहली से। तो आने वाली रचनाएं आपकी अब और क्या पाठकों को मिलने वाली है? अभी तो देखिए एक विचार प्रधान जो एक साप्ताहिक में मैंने कॉलम लिखा था वो निबंध संग्रह के रूप में आया है। इसके बाद मुक्तकों का संग्रह आया है, गज़लों का संग्रह प्रकाशनाधीन है, और इसके पहले एक बार की गज़लें मेरी आई थी। गज़ल की 5-6 साल का सफ़र है, लेकिन मैं इस बात से आश्वस्त हूँ अपने लिए कि मेरी गज़लें, मेरे शेर आने वाले समय में दुष्यंत के आगे के शेरों में गिने जाएंगे। ये मेरा अपनी बात है, मेरा विश्वास है। बाकी रह गई बातें तो आने वाले सफ़र में मैं चूँकि गद्य और पद्य दोनों में काम करता हूँ, कहानियाँ और उपन्यास मेरा क्षेत्र नहीं रहा है। कई बार मैंने प्रयास किया लेकिन फाड़ के पन्ने फेंक दिए। तो जो चीज़ नहीं जमती है, और छंद विधान में वो छंद भी मेरे से नहीं जमते हैं, जो सच्चाई स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए आदमी को। लेकिन हाँ, मुक्तकों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, और अपने अशार के माध्यम से या गद्य के माध्यम से, क्योंकि विचार प्रधान लेख हैं, कहीं कहीं व्यंग का पुट हो सकता है कुछ निबंधों में, लेकिन समाज को हम सकारात्मक प्रेरणात्मक दिशा देना चाहते हैं। और दूषित जो हमारा व्यवहार आज का हमारे प्रचलन में आया है, हम एक दिन में बढ़ा नहीं है तो एक दिन में हम समाप्त भी नहीं कर सकते। और जिस स्तर पर हम आज प्रदूषण देख रहे हैं, वैचारिक भी, आचरण की दृष्टि से भी, और सारी चीज़ों पर, प्रकृति का प्रदूषण भी उसमें शामिल है। तो आचार विचार व्यवहार बदलने के लिए हम अपनी रचनाओं के माध्यम से अगर एक पैसा भी सकारात्मक हमारी भूमिका हो सके और लोगों को पहुंच सके लोगों तक, तो मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ी को हम सही दिशा दे पाएंगे। और लेखन का यही मेरा उद्देश्य भी है। जी, तो चलते चलते दुष्यंत की आगे की जो गज़लें हैं उनकी 2 पंक्तियाँ। मैं पूरी गज़ल के 3-4 शेर सुना देता हूँ, क्योंकि वो मेरे दिल को छूती हैं। गज़लें सैकड़ों होती हैं लेकिन याद एक ही 2-4 रहती हैं। पूछ रहा हूँ उत्तर दे दो, जख्म भरे हैं नश्तर दे दो, थोड़े से भी काम चलेगा, अधिक नहीं तो कमतर दे दो, अधरा नहीं अब रहने लायक, रहने को तुम अंबर दे दो, गीत गज़ल कविता लिखने को लफ्ज़ों का एक लश्कर दे दो, और सागर पार मुझे जाने को राम लिखा एक पत्थर दे दो, राम लिखा एक पत्थर दे दो। और मेरे ख्याल है ये प्रतीकात्मक है सारी चीज़ें। आप उसको जिस रूप में पढ़ें, जिस रूप में स्वीकार करें, आलोचना के रूप में भी। और मेरे लिए भी बड़ी खुशी होगी कि अगर इन पंक्तियों पर, मेरे किसी भी पंक्ति पर बने, अगर मुझे कोई सकारात्मक आलोचनात्मक टिप्पणी पढ़ने को मिले। बिल्कुल, तो आपका राम लिखा पत्थर देश दुनिया तक पहुँचे और आपको इसी तरह बहुत सारे पुरस्कार मिले। हमसे बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। मैं एकेडमी का और आपका दोनों का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।